IBN 7 हौसला है। शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में सुधार की जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है। पार्टी ने आज मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि अपने सांसदों को वापस मुंबई भी बुला लिया। पार्टी के सांसद अनिल देसाई दिल्ली आकर भी एयरपोर्ट से वापस लौट गए। सेना का ये कहना है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। यही नहीं, सेना सुरेश प्रभु को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने से भी नाराज है, जिनसे पार्टी के रिश्ते फिलहाल खराब चल रहे हैं। शिवसेना को लग रहा है कि बीजेपी उसे जरूरत से ज्यादा दबा रही है, इसलिए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मीडिया ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया, जिसे वो टाल गए। शिवसेना विपक्ष में बैठने का फैसला कर सकती है और पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव जल्द ही हो सकता है। इस वक्त मुंबई के शिवसेना भवन में पार्टी की एक अहम बैठक चल रही है, जिस पर कभी भी कोई फैसला हो सकता है। फिलहाल आपको सुनाते हैं शिवसेना सांसद चंद्रकांत खेरे से थोड़ी देर पहले हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने फोन पर बात की। अनिल देसाई जो है उनको एमओएस दिया जा रहा था, क्या उससे नाराजगी है या सुरेश प्रभु को कैबिनेट मंत्री बनाया गया उससे नाराजगी है? एक तो कल अनंत गीते जी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री जी है और पार्टी के लीडर भी है, वो कल पीएमओ में मतलब मोदी जी के ऑफिस में कम से कम 3 घंटा बैठे थे और उन्होंने मोदी जी ने उनसे बात भी नहीं की। ये शिवसेना का अपमान है। मोदी जी जब जाहिर सभा में बोलते थे कि आप मेरे पास कभी भी आइए, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ, तो जब 24 घंटे है तो जनता के लिए है, जनता के प्रतिनिधि और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने उद्धव जी को फोन किया और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है वापस आइए। मतलब अमित शाह ने कहा कि नहीं आपका महाराष्ट्र का भी कुछ करने वाले नहीं हम लोग, पहले पूरा विश्वास पास कर लीजिए उसके बाद। मुझे ये शिवसेना के बारे में जो इनकी जो नजरिया है वो नजरिया बिल्कुल बराबर नहीं है। हम लोग शिवसैनिकों को ऐसा लगता है कि ये तो हमें अपमानित कर रहे हैं और वो कारण से अभी देखिए ना पार्टी के नाम जो आएंगे, ठीक है अनिल देसाई जी का नाम दिया है पार्टी ने, तो कैबिनेट के लिए मांगा था और कैबिनेट के लिए हमने दिया, वो उनको राज्य मंत्री पद दे रहे और उसके बाद में फिर सुरेश प्रभु का कोई संबंध पार्टी में अभी एक्टिव नहीं है, उनको वो डायरेक्ट दे रहे। मतलब ये पार्टियों में भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप करिए, कमान करिए, आपको शुभकामना, लेकिन हमारे पार्टी में आप इंटरफेयर करके क्यों? हमारे पार्टी के नेता जो माननीय उद्धव जी हैं, उद्धव जी ही जो कहेंगे वही होगा। तो आपको लगता है वादा खिलाफी हुई है, अपमान हुआ है? ये अपमान हमारा हुआ और इसके लिए मैं कहूँगा कि मतलब एक तो स्टेट मिनिस्टर दिया, एक तो इनको भी मतलब सुरेश प्रभु जी को भी बनाया, किसको पूछ के बनाया, वो तो हमारी पार्टी में सक्रिय भी नहीं है। मतलब डायरेक्टली आप अगर कोई पार्टियों में इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है ना। ये सब बिहेवियर रीजनल पार्टी को पूरा खत्म करने के लिए, पूरा समाप्त करने के लिए इनकी एक्टिविटी चालू हो गई है। मैं कहूँगा कि रीजनल पार्टी को अगर खत्म करना चाहिए तो उनका भी अस्तित्व उनका है ना। जो शिवसेना भाजपा अलायंस जो है वो 25 साल पहले माननीय बाला साहब ठाकरे जी और माननीय चंद्रकांत खेरे जी, अगर इतना ही अपमान हुआ खेरे साहब, अगर इतना अपमान हो रहा है आपके साथ का, आपके व्यक्ति को 3 घंटे इंतजार कराया जा रहा है, कैबिनेट की बात कह के राज्य मंत्री का दर्जा मिल रहा है, तो शिवसेना की मजबूरी क्या है? आप क्यों बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं? क्यों अनंत गीते का इस्तीफा नहीं लेते आप लोग? जो भी निर्णय लेंगे माननीय उद्धव जी ठाकरे वो हमने बिल्कुल, और हम लोग सारे सांसद जो भी यहाँ हैं, आप क्या चाहेंगे? अनंत गीते यहाँ सरकार में मंत्री रहे। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो माननीय उद्धव जी निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है और हम लोग सारे सांसद अभी उद्धव जी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं कि नहीं उद्धव जी आप बिल्कुल करेक्ट लाइन पे चल रहे हैं अभी। तो ये तो आपने शिवसेना का पक्ष सुना, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं ने शिवसेना को लेकर अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इनमें बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले राजीव प्रताप रूडी से लेकर महाराष्ट्र सरकार में ताजा मंत्री एकनाथ खड़से भी हैं। देखिए, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है और ये कुछ राजनीतिक विषय है जिस पर मैं आपको मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं भारत सरकार में जुड़ गया हूं, इसलिए तमाम विषयों की जानकारी इतनी शीघ्रता के साथ आपको हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, लेकिन यदि महाराष्ट्र के संदर्भ में कोई बात पता चलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा।
हम शिवसेना से विनती करते कि आप आइए, एक वातावरण अच्छा बनेगा, अच्छा बनने के बाद दोनों मिलकर सरकार चला सकते हैं, दोनों मिलकर आ सकते हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने आपको आह्वान किया आइए और मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, वैसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा शासन देने की कोशिश सब मिलकर करें। एनसीपी का सपोर्ट लिया जाएगा? देखिए, एनसीपी का सपोर्ट हमने तो मांगा भी नहीं, न हमने उनसे कभी बात की। एनसीपी ने खुद होकर ही यह महाराष्ट्र में स्थिर सरकार होना चाहिए, इसलिए खुद होकर सपोर्ट जाहिर किया है। अगर कोई सपोर्ट देता है तो हम लेंगे जरूर। तो क्या शिवसेना और बीजेपी का साथ केंद्र में भी टूटने वाला है? क्या बढ़ती दरार और जो खटास है उसका अंत तलाक से होगा? और मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नेताओं को जगह मिली है उसके क्या है मायने? इस पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेश शर्मा, जो कि आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा जेडीयू नेता राजीव रंजन, एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा दिल्ली में सत्ता के गलियारों में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव, और मुंबई में मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश के पास ही हम सीधा इस वक्त पहले रुख करना चाहेंगे कि किस तरह की हलचल या क्या किस दिशा में अब आगे जाती हुई चीजें नजर आ रही है। दिनेश, देखिए, तमाम जितने शिवसेना के विधायक और कुछ सांसद भी यहाँ सेना भवन में पहुंच चुके हैं। जिन लोगों से हमारी बात हुई सभी के सभी नाराज है। सभी नेताओं का यही कहना है कि जितनी जिल्लत अपमान आज शिवसेना को झेलना पड़ा, अनिल देसाई के साथ जो बर्ताव किया गया, कल जिस तरह से अनंत गीते को 3 घंटे तक इंतजार किया गया, इसके बाद भी अगर शिवसेना सरकार में रहती है, केंद्र में और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल हो, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की साख पर सवाल होगा और अब अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे, यही कहना अब शिवसेना नेताओं का है। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं ये सबसे ज्यादा अहम होगा। कल से महाराष्ट्र में विधानसभा का सेशन चल रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन आज दिन भर में जो घटनाक्रम हुआ, शिवसेना के साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बाद इस मीटिंग के एजेंडे में केंद्र में बीजेपी के साथ रहना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। जी हिमानी। बिल्कुल, तो दिनेश कब तक उम्मीद की जाए, क्योंकि अभी हमने जब चंद्रकांत खेरे की बात सुनी तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे उस तरह से ये लगता है कि विपक्ष में बैठने का मूड बना चुकी है कहीं ना कहीं शिवसेना। जिस तरह से कह रही है कि इतना अपमान बीजेपी कर चुकी है, इतना वादा खिलाफी हमारे साथ कर चुकी है। जी बिल्कुल, ज्यादातर नेताओं का अब यही कहना है कि अब सरकार में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सरकार में जब नहीं है तब उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। अगर वो सरकार में शामिल हो जाते हैं बीजेपी की शर्तों पर, तब तो और ज्यादा अपमान शिवसेना को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ज्यादातर नेता विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, केंद्र में भी जो अनंत गीते हैं उन्हें भी बाहर आ जाना चाहिए, बीजेपी के साथ अब केंद्र में भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा बहुत सारे नेताओं का कहना है। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं ये देखना अहम रहेगा। और अगर शिवसेना के सूत्रों की बात करें तो उद्धव ठाकरे भी काफी आहत है जिस तरह से उनके नेताओं के साथ बर्ताव किया गया। दूसरा अहम मुद्दा कि आज जिस तरह से अमित शाह ने कहा अनिल देसाई को कि उद्धव ठाकरे को कहे कि हमें फोन करे, यही बात उद्धव ठाकरे को शायद अच्छी नहीं लगी है। चलिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। मैं सीधा अब रुक करना चाहूंगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अगर हम दिल्ली में देखें, यहाँ सत्ता के गलियारे में आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि प्रभु को तो आप अंदर कर लेते हैं, लेकिन जहां तक हम बात करें शिवसेना की तो उसको बाहर कर देते हैं। कल जो सुलूक अनंत गीते के साथ किया गया, या आज जो हमने अनिल देसाई के साथ देखा कि वो वापस मुंबई एयरपोर्ट से ही चले जाते हैं। कि बिल्कुल अब ये बात छिपी नहीं है कि शिवसेना नाराज़ है और अनंत की जिस तरीके से एयरपोर्ट से ही वापस गए अनिल देसाई, ये उसी का साफ दिखाता है कि किस तेज़ी से किस तरीके से वो नाराज़ हैं। क्योंकि सुबह ये खबर आ रही थी कि मामला सुलझता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे बातें बनेंगी। क्योंकि जब अनिल देसाई मुंबई से चले थे तो उनका यही कहना था कि उद्धव ठाकरे आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो उनका दिल्ली आना अपने आप में सूचक था कि स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट से ही वापस लौट जाना और बाद में मुंबई से के नेताओं का ये बयान आना कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है और बात कैबिनेट की हुई थी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंगित करती हैं कि बीजेपी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पटरी पर दोनों के रिश्ते धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये अभी बीजेपी इसके बारे में सोचने में लगी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र की उसे सरकार चलानी है। अभी वो अल्पमत की सरकार है, उसे एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस बाहर से समर्थन
समर्थन दे रही है, लेकिन अल्पमत की सरकार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पर कब तक वो विश्वास रखेगी, ये सब कई चीजें हैं जो आज उद्धव की प्रेस वार्ता और उद्धव की जो मीटिंग है उसके बाद ही साफ होगी। तो क्या विक्रांत ये माना जाए कि अब चैप्टर क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? महाराष्ट्र के बाद अब यहाँ पर भी तलाक 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 होने वाला है। देखिए हिमानी, राजनीति में इतना जल्दी कुछ भी कहना और इशारों को समझना अगर उनको ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाए तो ठीक नहीं होगा जब तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आता। और आज की तारीख में हकीकत यह है कि अनंत गीते अभी मंत्रिमंडल का सदस्य हैं। अनिल देसाई हालांकि शपथ नहीं लिए और सुरेश प्रभु की जहां तक बात हुई तो वो बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं, क्योंकि शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि उन्हें वो अपने कोटे से नहीं चाहती। तो अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि मुंबई से उद्धव ठाकरे के रुख साफ करने के बाद कोई चीज सामने आए। बीजेपी अपनी तरफ से कोई फैसला इन सब चीजों में नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हमने शिवसेना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए न्योता दिया, लेकिन जिसको न्योता दिया गया वो दिल्ली तक आए और वापस चले गए। बीजेपी अपनी तरफ से इसमें कोई कदम अभी नहीं उठाएगी। बिल्कुल, और वो तो अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी भी मौजूद हैं। श्रीकांत जी, आखिर क्यों इस तरह की वादा खिलाफी आप कर रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह से शिवसेना का अपमान आप कर रहे हैं? एक अंतिम गुहार लगाने के लिए कल पहुंचे थे, आपने उनसे भी बात नहीं की। आज वापस बैरंग वो लौट गए हैं मुंबई से, एयरपोर्ट से वापस मुंबई। देखिए, आपका सवाल ही गलत है। हमने तो, हमारा शिवसेना सहयोगी दल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब 282 बीजेपी के सांसद थे, उसके बावजूद भी हमने शिवसेना के एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया और कैबिनेट में स्थान दिया। स्पष्ट है कि हम शिवसेना हमारा सहयोगी दल था, है। और सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, चंद्रकांत खेरे जी खुद कह रहे हैं। अभी आपने उनकी बातें मुझे नहीं पता चंद्रकांत खेरे क्यों ये सब कह रहे हैं। क्या शिवसेना के अंदर क्या सब चल रहा है? कहीं कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। खैर, मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा। मैं बीजेपी का पक्ष आपको रखता हूं, आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारी कोई भी कहीं पर भी ऐसी कोई मंशा किसी के लिए नहीं है। हमने निमंत्रण दिया था, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और वो आए, और पता नहीं क्यों चले गए, क्या कारण रहा। मंत्री की बात कही थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर उसके बाद राज्य मंत्री, कैबिनेट की बात कहकर आप एमओएस किसी को दे रहे हैं। मुझे लगता है चंद्रकांत जी को थोड़ा जानकारी, मैं नहीं मानता हूं कि पूरी जानकारी है। जो कहा गया था वही कहा गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था और उसी के कहने पर ही वो यहाँ आ रहे थे। अब वो यहाँ क्यों नहीं शामिल हो पाए, क्या कारण रहा, इसके बारे में तो शायद वही स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन अच्छा, तो चलिए ये बता दीजिए कि अनंत गीते से कल 3-4 घंटे तक वो बैठे रहे पीएमओ में, क्यों आखिर मुलाकात नहीं की गई उनसे? क्यों इतना इंतजार कराया गया और उसके बाद भी नहीं मिले? मुझे जानकारी नहीं है कि वो कितने मिनट बैठे, कितने घंटे बैठे, लेकिन इस पूरे शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में क्या हो रहा है, आगे की क्या बातचीत है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सब लोग बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि शिवसेना केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इसके बाद उनको निमंत्रण दिया गया और वो क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वजह है इसकी, तो मुझे लगता है कि शिवसेना का कोई व्यक्ति बता पाएगा। नीलांजन जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी अब टूट गई है, चैप्टर क्लोज माने? देखिए, आपको सबसे पहले इस पूरे जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। बाल ठाकरे के मृत्यु के बाद से ये सवाल उठा था कि उनकी लेगेसी को कौन उसको मतलब अपने तरफ खींच पाएगी, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना। समस्या थी कि शिवसेना के सामने की जो सेक्टेरियन और जो शॉविनिस्टिक पॉलिटिक्स जो कोर था शिवसेना की राजनीति का, वो जब तक बाल ठाकरे थे तब तक वो पर्याप्त था महाराष्ट्र में पॉलिटिकल बेस बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद में सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है। महाराष्ट्र का डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गया है। तो पिछले कई समय से देखने को मिला है कि जो शिवसेना और बीजेपी का जो रिश्ता है ये एक तरह से बिगड़ता हुआ डिक्लाइनिंग रिश्ता था। शिवसेना भी एक तरह से डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल फोर्स है, बेशक वो नंबर 2 पार्टी के तौर पे उभर के आई है, और बीजेपी जो एक राइजिंग फोर्स है। मुझे लगता है कि जब से नतीजे आए हैं तब से बीजेपी ने शिवसेना को बिल्कुल एक कॉर्नर में बहुत कैलकुलेटेड तरीके से पुश करती गई है कि ताकि वो खुद बोले कि जी हम जा रहे हैं यहाँ से गठबंधन से छोड़ के निकलने के, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर नहीं ले रही है। शिवसेना पूरी तरह से इस गेम में ट्रैप्ड हो गई है क्योंकि वो उसको टोटली आउटस्किल हो गया। समस्या ये कि आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज का ये बदला लिया जाएगा। मैं वर्ड बदला को यूज करूं एक फिगरेटिव यूज में। सामना में रेगुलरली भारतीय जनता पार्टी की क्रिटिसिज्म होती रही। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में मोदी जी पे डायरेक्ट उन्होंने अटैक्स किए। भारतीय जनता पार्टी को मजाक में कमलाबाई के तौर पे डिसमिस किए गए।
मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पॉलिटिकल एसेंडेंसी लोकसभा चुनाव के बाद से हुए, वो इस तरह की एक एलाई के तौर पे जो पार्टी उभर के आना चाहती है वो एक्सेप्ट कतई नहीं करेगी। तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे खेल में बहुत इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट पाए गए। वो सिचुएशन को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए और क्या आगे उभरने वाला है उसको नहीं समझ के उस तरह से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाए। इसी वजह से कि वो अपने आदमी को भेजते हैं दिल्ली और फिर उसको वापस बुलाते हैं। तो ये मतलब बहुत, मैं इस कहूंगा कि इस पूरे गेम में बीजेपी ने बहुत मतलब सक्सेसफुली इस पूरे चीज को हैंडल किया है। चलिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ डीपी त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? खुश तो हो रहे होंगे आप? ये मंत्रिमंडल का विस्तार जी जी बोलिए, कहिए आप। हेलो जी त्रिपाठी जी, कहिए आप अपनी बात। हेलो त्रिपाठी जी, क्या हाँ, ये मंत्रिमंडल का विस्तार, हाँ जी, मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। जिसको चाहे रखें, जिस विभाग में रखना चाहे रखें, लेकिन इस विस्तार में दो आश्चर्य मुझको लग रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहा हूं, आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं जी। राजीव प्रताप रूडी अटल जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे नागरिक उड्डयन के। अभी भी उनको कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाएगा ये समझ में नहीं आता। दूसरा मामला मुख्तार अब्बास नकवी साहब का है। मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के। उन्हें दोबारा राज्य मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, ये आश्चर्य की बात। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसका कोई आधार मुझे दिखता नहीं है। कोई भी आप मानदंड तय करें तो उस मानदंड के अनुसार इन दोनों को तो कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था। बाकी ठीक है, जिसको आप लेना चाहें ले। मनोहर पर्रिकर और ये सब बड़ा अच्छा है, अनुभवी लोग हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मंत्रिमंडल को मजबूत करने के लिए इन सबको लेना, लेकर प्रधानमंत्री ने अच्छा ही काम किया। कि जो ये खटास बढ़ती अब नजर आ रही है, जिस तरह के पूरे घटनाक्रम अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए, कौन सी खटास? बीजेपी और शिवसेना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से अब शिवसेना जी, ये तो समझ में नहीं आता शिवसेना क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता। बाला साहब ठाकरे जब तक थे वो अपने दम पर राजनीति करते थे, कोई सहमत हो या असहमत हो, सब लोग मातृश्री जाते थे। अब उद्धव ठाकरे मिलना चाह रहे हैं शिवसेना के प्रमुख, उनसे कोई मिल ही नहीं रहा। तो ये हालत क्यों हुई, इसका विश्लेषण शिवसेना को करना चाहिए, मुझको नहीं। सर, मेरा सवाल ये नहीं। लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्या होगा शिवसेना और बीजेपी का, और साथ ही साथ जो आज जिन तमाम मंत्रियों ने आज शपथ ली है, आखिर उनको किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, क्या ये माना जाए कि जिन तमाम चेहरों को अब आप लेकर आए हैं, जो एक उद्देश्य या जिन चीजों की बात हुई थी, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है और ये इस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही थी? देखिए, ये मंत्रिमंडल जो नरेंद्र भाई मोदी जी की कैबिनेट का मंत्रिमंडल है, एक उस गुलदस्ते की तरह है जिस गुलदस्ते में लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, नौजवान लोग हैं और ऐसे घरों से लोग आए हैं, बहुत गरीब परिवारों के जो लोग हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। लेकिन श्रीकांत जी, इन्हीं चीजों का तो आप विरोध करते थे और खुद आपने वही किया। क्या मजबूरी थी आपके आगे? नहीं, किस चीज का विरोध किया था? तमाम इक्वेशंस की और तमाम हर जगह से ये जो है, ये इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। आप इन्हीं चीजों का तो विरोध करते थे, तो फिर खुद आप भी तो वही, आपने भी तो वही किया। नहीं, हमने तो कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि ये उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें लगभग सभी हिंदुस्तान के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
इसका मैं कह रहा हूँ, इसका तो मतलब अच्छा आपने स्वागत किया तो होना चाहिए। गुलदस्ता, बाकियों ने किया तो कांटे। मुझे नहीं लगता कि आप किस विरोध की बात कर रही हैं। समाज के सभी तबकों का इसमें प्रतिनिधित्व है, लगभग हिंदुस्तान के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो ये तो अच्छी पहल है, इसमें कहाँ कौन विरोध कर रहा है इसका। लेकिन आप लोग तो खुद जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात करते हैं ना, अगर आप खुद वही कर रहे हैं तो आप दूसरे पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? निश्चित रूप से वोट के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका तो हम शुरू से हम कहते रहे हैं, लेकिन स्थान की बात कर रहा हूँ कि उन तमाम लोगों को उसमें स्थान दिया गया है। जो एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार में जो व्यक्ति पैदा होता है, जो अपना छोटा गुजारा करके यहाँ तक पहुँचता है, आज उसको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, तो गर्व की बात है, गौरव की बात है ऐसे लोगों के लिए। चलिए, अच्छा एक सवाल और बता दीजिए, हालांकि आप कह रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कुछ किया आप लोगों ने अभी तक शिवसेना के साथ, क्या नेस्तनाबूद करना चाहते हैं आप? देखिए, ये मैं तो आपका जो आरोप है नहीं, आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, और ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती चली आ रही है, शिवसेना हमारा सहयोगी दल है, और उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि जब 282 हमारे सांसद बने, उसके बावजूद भी हमने शिवसेना को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट के रूप में रखा। आदरणीय उद्धव जी हमारे मतलब सीनियर हमारे एलाइज पार्टनर हैं, तो हमने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया, और हमेशा से विधानसभा चुनाव में भी हमने आग्रह किया कि हम हमारी जो विनिंग परफॉर्मेंस है उसके आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उनको लगा कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, तो हम दोनों लोग महाराष्ट्र के मैदान में गए, जनता की अदालत में गए, जनता की अदालत ने तय कर दिया कि किसके विधायक ज़्यादा जीत सकते हैं। तो वो ये आरोप जो है सरासर गलत है, और आज भी हमने निमंत्रण दिया उनको, और बातचीत करने के बाद ही निमंत्रण दिया, और वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या वजह है, ये तो शिवसेना के लोग ही बता पाएंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, हमारे साथ महेश शर्मा भी, जो कि अभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल हुए हैं। महेश शर्मा जी, वैसे तो आज दिन वो है कि आपको बधाई दी जाए, बधाई के साथ शुरुआत की जाए। चलिए, पहले बधाई तो आप कबूल कर ही लीजिए, लेकिन ये जो सब चीजें हो रही है, धन्यवाद, कैसे निपटेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं अभी जब आप श्रीकांत जी से बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, वो पत्ते नहीं और खोल रहे। मैं सवेरे मोदी जी के घर पर उस चाय पर भी था, जिस पर हम इंतजार कर रहे थे कि शायद देसाई जी आने वाले हैं। प्रभु जी आ चुके थे, और पिछले 2 दिनों से, जब से हम लोगों को यह आमंत्रण मिला था कि हमें चाय पीनी है और उसके बाद मंत्री पद की घोषणा होनी है, तब से हमें ये बताया गया था कि शिवसेना हमारे साथ होगी। शिवसेना के साथ मुझे 15 दिन लगभग महाराष्ट्र में चुनाव के बीच में भी जाने का मौका मिला। हर वक्त पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करता रहा कि शिवसेना हमारा स्वाभावी सहयोगी है, और उसके सहयोग को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। शिवसेना को भी ये समझना चाहिए कि देखिए, शिवसेना जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी थे, अब एक सरकार दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है, शिवसेना को आज 60 सीटें लेकर आई है। शिवसेना 122 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। क्या इस बात का आह्वान शिवसेना को या इसका अंदेशा शिवसेना को नहीं था? तो शिवसेना को भी अगर बड़े छोटे भाई का बात ना कर, सहयोग के अंदर कोई पहिया आगे बढ़ता है, कभी छोटा पीछे पड़ता है, इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना ज्यादा स्वाभिमान, अहंकार में शब्द नहीं कहूंगा। उनसे वादा किया कैबिनेट का, और फिर आप उनको राज्य मंत्री बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो वादा खिलाफी हुई ना। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि प्यार और इश्क बहुत ज्यादा शर्तों पर नहीं चलता है। अगर शर्तों की बात लेकर आप कितने मंत्री, इतने, जब कोई सहयोग की जरूरत नहीं थी तो अनंत गीते जी मंत्री बनाए गए, आप इसको क्या कहेंगे? बताइए, आप इसको क्या कहेंगे? जब 282 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी थी, तो आखिरकार शिवसेना का मंत्री क्यों बना? बताइए, उस वक्त तो विधानसभा चुनाव की बात भी नहीं थी, तो आखिरकार उस बात का आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि शिवसेना के साथ निभाया गया? आज शिवसेना को ये स्वीकार करना चाहिए कि आज अगर 122 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी और 60 सीटें 62 सीटें आज उनकी हैं, तो उन्हें स्वीकार करना होगा। आज से जब पहले समय था तो होता था, बाला साहब जी शायद जो सीटें छोड़ देते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी अगर 119 सीटों पर अगर लड़ती तो 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कैसे आती? तो आखिरकार इस विषय पर क्या भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की जरूरत नहीं है? और क्या उसने जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं 15 दिन उनके पूरे चुनाव का गवाह बना रहा। मैं महाराष्ट्र में रहा, जिस दिन टिकटें बट रही थी, जब आखिरी दिन टिकटें बट रही थी,
जी कि क्या बदला? अच्छा रुकिए महेश जी, हमारे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, कुछ कहना यहाँ पर जा रहे हैं नीलांजन। मैं महेश जी की मैं अमूमन भारतीय जनता पार्टी की कई बातों से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन महेश जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि शिवसेना ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक रियलिटी बदल गए हैं, और खास तौर से मैं पहले भी कहा था कि बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे अपने आप को बाल ठाकरे के स्तर के नेता मान के चाहते थे कि उसी तरह से पार्टी को चलाएं। वो नहीं हो सकता था। वो परिवर्तित स्थिति का जायजा लेके नहीं अपने आप को रीओरिएंट करके नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि जो पुराना जो रिश्ता था कि एल्डर ब्रदर का जो रोल है जो शिवसेना प्ले करती थी वही बरकरार है। वो इस हालत में 282 सीट जीतने के बाद नहीं हो सकता। महेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि शिवसेना को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की मैग्नानिमिटी थी कि जब कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी एलआई को साथ रखे, फिर भी उन्होंने उनको स्पेस दिया। सवाल ये है कि इस पूरे गेम में कि ये पार्टिंग ऑफ वेज होना है बहुत क्लियर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज है कि ये जो वॉकिंग आउट का जो फैसला है कि जो हम तोड़ रहे हैं रिश्ता को, ये भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे के ऊपर नहीं लेना चाहती। लेकिन चूंकि वो उन्होंने टैक्टिकली मजबूर किया है शिवसेना को पहले अनाउंस करना कि हम ये रिश्ते को तोड़ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत देर से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल भी हमारे साथ बने हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी मीम अफजल जी आपसे कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही समय आपको इंतजार कराया। आप क्या कहेंगे, लेकिन किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मिनिमम गवर्नमेंट की बात होती थी, आप देखिए वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको जी। दूसरी कई अहम बातें हैं इसके अंदर। मोदी जी ने एक सफाई अभियान शुरू किया है पूरे देश के अंदर। हमने पहले भी कई बार कहा सफाई बाहर नहीं ज़रूरत है, थोड़ी अंदर की भी सफाई करनी चाहिए। आपके यहाँ ऐसे लोग जो हमेशा गंदी ज़बान बोलते रहे हैं, लोगों को पाकिस्तान भेजते रहे हैं, कम से कम उनकी सफाई कीजिए। उनकी सफाई करने की बजाय उन्होंने मंत्रिमंडल में लाके बिठा दिया। मेरा इशारा गिरिराज जी की तरफ है। जाहिर है उन्होंने जो कुछ कहा था उसके बाद ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन कास्टिज्म और ये सब जो बातें आपने पहले कही थी और जिसका किशन कांत जी जवाब नहीं दे पाए थे जी, वो बातें बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सब उन्हीं लाइनों पर चल रही है जो इसके लिए वो क्रिटिसाइज किया करती दूसरी पार्टियों को। अब मैं एक मामला जरूर उठाऊंगा, वो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। अव्वल तो मुख्तार अब्बास नकवी बड़े पुराने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, बहुत सीनियर हैं। मेरे हिसाब से वो इस वक्त वहाँ पार्टी में अगर उनकी लॉयल्टी और उनकी सीनियरिटी देखी जाए तो नंबर 1 थे वो। और वो पहले भी एमओएस रहे, अभी भी उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। चलिए, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो, लेकिन ये बेचारे जहाँ से आते हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी को इसकी फिक्र भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके साथ आपके पास आऊंगी मीम अफजल जी, लेकिन हमारे साथ जेडीयू नेता, तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, आप भी कभी सहयोगी रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ और अब आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है? बीजेपी और शिवसेना का ये जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्री स्क्रिप्टेड है और इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, इसलिए भी कि बाला साहब ने अपने जीवन काल में सुषमा स्वराज जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं होना, बाद के दिनों में जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी के साथ रिश्ते कठोर होते चले गए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के, तो कमोबेश यह स्थिति बनती जा रही थी कि शिवसेना खुद जिस हद तक चल सकती है चले, नहीं तो अगर रिश्ता तोड़ना चाहती है तो तोड़ ले। और विधानसभा में अलग अलग लड़ने के बाद फिर से मंत्रिपरिषद में संभावनाओं को ढूंढना और फिर से एक ऐसी स्थिति पैदा करना कि आप अपमान एक घूंट और लीजिए, अपमान का एक घूंट और पीजिए और फिर से लौट जाइए। मुझे लगता है ये सब कुछ सोची समझी रणनीति थी और क्षेत्रीय दलों के साथ, खास करके वैसे दल जो राज्यों में उनके बड़े भाई के हैसियत में थे जी। चाहे वो नवीन पटनायक जी का दल रहा हो, बिहार में हमारी मतलब पार्टी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की ओर बढ़ रही है, खत्म करने पर तुली हुई है और यही कारण है कि यही हाल शिवसेना का होता हुआ नजर आ रहा है, वो उसको नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। ब्रेक के बाद हम जाएंगे हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। आपको तस्वीरें भी हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मातोश्री से निकलकर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन। अब कभी भी किसी भी वक्त उसके बाद उद्धव ठाकरे ऐलान कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हम सीधे चलेंगे दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, क्या जानकारी इस वक्त आप तक पहुंच पा रही है? उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों ही शिवसेना बस कुछ ही मिनटों पहले शिवसेना भवन में पहुंचे हैं। इसके बाद जो विधायक और सांसद शिवसेना भवन में और पहले से ही मौजूद, उनके साथ मीटिंग की जाएगी और सरकार में शामिल होना है या नहीं, इसको लेकर आज एक बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही में जिस तरह का जो व्यवहार हुआ था उसको लेकर सांसद काफी नाराज है, वो सांसद भी उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बात रखेंगे और इन दोनों ही मुद्दे पर हम उम्मीद कर सकते हैं शायद आज उद्धव ठाकरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब इन दोनों ही बातों का ऐलान कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ का जरिया दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर लोग इंतजार में यहाँ पर आए हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के फैसले का इंतजार लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जिल्लतें उठानी पड़ी शिवसेना के नेताओं को, जो अपमान झेलना पड़ा शिवसेना के नेताओं को, उसके बाद न सिर्फ शिवसेना नेता बल्कि शिवसेना कार्यकर्ता तमाम लोग काफी नाराज। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या स्वाभिमान से समझौता करते हैं या फिर सरकार विपक्ष में बैठने का फैसला लेते हैं, केंद्र से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं, इन सभी ये सारी बातें कुछ देर में साफ हो जाएंगी। जी हिमानी। बिल्कुल नीलांजन जी, अब ये जो घटनाक्रम है क्या बता रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में वापस अभी भी साथ बने रहेंगे या फिर नहीं, अब शिवसेना मन बना चुकी है विपक्ष में बैठने का, जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि अब अगर शिवसेना तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाराष्ट्र में शामिल होगी तो वो अपने आप को और ह्यूमिलेट करेगी। बेहतर ये कि मतलब इस सिचुएशन में पहुंच गई, हार की स्थिति में है, तो वो इसमें से जो मैक्सिमम जो अपने लिए गार्नर कर सकती है वो करे कि एक ऑनरेबल तरीके से एग्जिट करे, ऑपोजिशन में जाके बैठे और अपनी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको रीओरिएंट करके और अपने लिए एक नई किस्म की राजनीति इवॉल्व करके, एक नया सोशल बेस इवॉल्व करके आगे अपने फ्यूचर को मजबूत करे। पार्टिंग ऑफ वे शिवसेना और बीजेपी की जो इमिनेंट है, मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो है बस एक औपचारिकता है। उसके बाद बाहर निकलेंगे उद्धव ठाकरे और ये तय करेंगे कि हम लोग इस कल से जो असेंबली की बैठक होगी उसमें हम लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे। हमारे जो मंत्री केंद्र में है आनंद गीते, वो इस्तीफा प्रधानमंत्री को ऑलरेडी भेज चुके हैं, फैक्स कर दिए, जो भी है उससे बोलेंगे। तो शाम तक ये सारा सिचुएशन क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए महेश जी, आपने भी सुना होगा शिव सैनिकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, नारेबाजी वहां पर हो रही है और यही अब मांग की जा रही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब इस अपमान का बदला लिया जाए, अलग हो जाए, एक नई दिशा, अब एक नई राह पर चला जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं लेकिन वक्त पिछले 1.5 महीने से खास तौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बीच में वहाँ चुनाव क्षेत्र में रहा हूँ। आखिरी दिन जब चुनाव वितरण हो रहा था, 4 बजे तक नॉमिनेशन होने थे, हमारे पास कुछ जगहों पर प्रत्याशी तक नहीं थे। मजबूरी के अंदर कुछ प्रत्याशियों को आसपास जिसने कहा मैंने सिग्नल भर दिया, मेरे पास सिंबल है, दे दीजिए, मैंने नॉमिनेशन भर दिया है, उनको टिकटें दी गई हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले से इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी रात 2 बजे तक दादर स्थित कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई कार्यालय पर बैठे रहे, प्रयास जारी रहे। ओम माथुर जी प्रयास करते रहे और अमित शाह जी ने ये शब्द थे उनके कि ओम माथुर जी जितना कुछ आप नीचे आप देख सकते हैं, देख चुके हैं, शायद मैं ना देख पाता। ओम माथुर जी एक स्तर से नीचे जाकर उन्होंने उनसे बात करी उद्धव जी से, लेकिन नीलांजन जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ, परिस्थितियों का आकलन सही नहीं करता, सही धरातल पर चढ़कर काम नहीं करता, आज उद्धव जी को ये सोचना चाहिए कि आज बाल ठाकरे जी नहीं है, शिवसेना बाल ठाकरे जी वाली शिवसेना नहीं रही है। मैं और मेरे बेटे में फर्क हो सकता है। मैं अस्पताल चलाता हूं, मैं कितना चलाता हूं, मेरा बेटा उतना चला पाएगा जरूरी नहीं है। मैं देश कैसे चलाता हूं, मेरा बेटा कैसे चलाएगा जरूरी नहीं है। दूसरी बात है, आज देश के अंदर एक इतना मजबूत नेतृत्व और एक ऐसा व्यक्ति देश की सरकार का मुखिया बना हुआ है, ये भी उद्धव जी को मान के चलना चाहिए। जिस व्यक्तित्व के सहारे, जिस पार्टी के सहारे 282 वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाए बैठी है, क्या ये बात उद्धव जी को नहीं सोचनी चाहिए? लेकिन मैं आखिरी बार फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उद्धव जी को इस बात पर कहीं ना कहीं ऊंच नीच स्वाभिमान छोड़कर, अहंकार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना चाहिए। तो अब ज्यादा देर नहीं है, बस अब वो पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन और बैठक के बाद अब बस उसी चीज का इंतजार हमें भी है जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे तमाम खास मेहमानों का। महेश जी आपका भी शुक्रिया, नीलांजन जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मीम अफजल जी, राजीव रंजन जी, माफी चाहूंगी, समय बस इतना ही है मेरे पास। श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज का मुद्दा के सफर में फिलहाल